एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। ये है ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी 6 की इसका चैप्टर है। इसके 5 चैप्टर मैं आपको पहले करवा चुका हूँ 5 लेक्चर में पूरे के पूरे। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ये 6 चैप्टर है इसका, जिसमें है हम बात करेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, मेजर लैंड फॉर्म्स यानी कि लैंड के फॉर्म्स, लैंड के रूप, स्थलों के रूप, उनके बारे में, जैसे कि पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई, झील हो गई, ठीक है, पठार हो गए, आपके सारे के सारे। ये मैं आपको सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको डिटेल में जीएस पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, ये एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है आपका, लैंड फॉर्म, स्थल रूप। ठीक है, इसके बारे में बता रखा है और ये इसकी पिक्चर भी दे रखी है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको दिखा दूंगा पूरे की पूरी। उसके बाद ये कैसे कैसे बनते हैं, इसके प्रोसेस के बारे में पूरी बात करेंगे हम। ठीक है, ये आपके मैप के द्वारा दे रखे हैं पूरे के पूरे। ये पर्वत हो गए, माउंटेन्स, प्लेट्यू पठार, माउंटेन रेंज, पहाड़ी हिल, ठीक है, मैदान हो गए, प्लेन हो गए, झील होगी, नदियाँ, झील होगी, डेल्टास, प्रायद्वीप, स्थल संधि, द्वीप और जल संधि। जल संधि के बारे में और स्थल संधि के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ मैं। स्ट्रेट के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, और इथमस के बारे में बता चुका हूँ। दोनों के बारे में क्लियर कर चुका हूँ मैं। प्रायद्वीप की अगर हम बात करें, पेनिनसुला की बात करें, प्रायद्वीप एक ऐसा एरिया होता है जो तीनों तरफ से जल से, वाटर से कवर होता है और एक तरफ से लैंड से जुड़ा हुआ होता है। इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ये आगे आगे चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, डेल्टा वो है जो नदियाँ अपने द्वारा, जो गाद, मिट्टी, ये सारी चीज़ें होती हैं, समुद्र में मिलने से पहले उसको वहाँ पे उड़ेल देती हैं, बट डेल्टा बन जाता है, सबसे उपजाऊ एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद स्थल संधि और जल संधि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जल संधि है जो आपकी स्ट्रेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये बहुत ही संकरा एरिया होता है जल का। ठीक है, 2 जल राशियों को मिलाने का बहुत ही पतला सा एरिया होता है, इसको जल संधि बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया प्लेन और ये माउंटेन हो गए। ठीक है, प्लेट्यू हो गए और पर्वत हो गए। इनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उसमें ये चीज़ें दे रखी हैं कि बनते कैसे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें ये चीज़ें बता रखी हैं कि जैसे कि आप धरती की तरफ एकदम देखेंगे, धरती एक समान नहीं है कहीं पर भी। धरती की तरफ अगर आप देखेंगे तो धरती कहीं पर एक समान नहीं है, कहीं पर अलग अलग प्रकार के रूप हैं। कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है। ठीक है, कहीं पर पठार हो गए, कहीं पर पर्वत हो गए, कहीं पर नदियाँ हो गई। ऐसे ऐसे रूप आपको अलग से देखने को मिलेंगे। आज इसी के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। इसमें ये चीज़ें दे रखी हैं कि जो भी स्थल के लैंड फॉर्म के रूप हैं, उसके 2 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हो गया आपका आंतरिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, आंतरिक प्रक्रिया होती है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, दूसरा है बहा प्रक्रिया, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, तो ये जितने भी लैंड फॉर्म है, इसके लिए 2 ये जिम्मेवार है। एक तो इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है, पृथ्वी का जो आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक प्रोसेस चल रहा है पृथ्वी के अंदर की तरफ से। दूसरा है बाहरी तरफ से, बाहर की जो प्रक्रिया यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेस है जो। ठीक है, ये इन दोनों की वजह से जितने भी लैंड फॉर्म के रूप हैं, ये इन दोनों की वजह से बनते हैं। इंटरनल प्रोसेस में क्या है? इंटरनल प्रोसेस में है जितना भी पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है, जो भी दबाव है, जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो लावा है, जो धरती के रूप में बदलाव करता है। ठीक है, यानी कि कहीं पर जो लैंड का एरिया है वो ऊपर उठ जाता है लावा की वजह से, नीचे फोर्स की वजह से, दबाव की वजह से कहीं नीचे धंस जाता है, कहीं पर ऐसी आकृति बन जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनती हैं इनकी तरफ से, जो अर्थ के अंदर जो इंटरनल प्रोसेस चलता है अर्थ की तरफ से। ठीक है, आगे आगे जैसे हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको ये चीज़ें डिटेल में आ जाएंगी। अब ये 6 क्लास की एनसीईआरटी, तो उसी हिसाब से, बेसिक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बहा प्रक्रिया में जो आ जाती है आपकी, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, एयर हो गया, आइस हो गई। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो प्रक्रिया होती है, इन तीनों के द्वारा एक्सटर्नल जो प्रोसेस होता है, जैसे वाटर के द्वारा होगा नदियों के द्वारा। ठीक है, नदियाँ
जो ऊपर से मिट्टी गाद पहाड़ी एरिया से लेकर के आती हैं, ठीक है, नीचे मैदानी एरिया में बिखेर देती है ऐसे। तो यहाँ से इस चीज़ को लिया और यहाँ पर इस चीज़ को बिखेर दिया ऐसे करके, ठीक है। दूसरा एयर, जब आप रेगिस्तानी एरिया में आ जाएंगे, डिज़र्ट के एरिया में जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर बदलाव होंगे वो एयर की तरफ से होंगे, हवा की वजह से होंगे। और जो पहाड़ी एरिया में जब जाएंगे, ग्लेशियर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ जो बदलाव होंगे वो आइस की वजह से होंगे। ये आगे चीज़ें इसमें दे भी रखी हैं, मैं आपको बताता हुआ चलूँगा आगे साथ साथ में। मैप भी ये चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा मैप के द्वारा, ठीक है। जो सेकंड प्रोसेस बाह्य प्रक्रिया इसमें दे रखी है, एक्सटर्नल प्रोसेस वाला जो है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इरोशन बोलेंगे, इसको इंग्लिश में इरोशन आप बोलेंगे, ठीक है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है और जहां पर इसको बिखेरा जाता है उसे निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजन बोलेंगे, डिपोजन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से टूट टूट के ऐसे ऐसे करके बिखरी हुई जा रही है, ठीक है। यहाँ से साफ होता जा रहा है, ये मान लो ये ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ऐसे करके यहाँ से कोई चीज़ टूट रही है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर इसको बिखोरा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इरोजन, ठीक है। ये हो गया आपका डिपोजन। और ये दोनों जो प्रक्रिया होती है, दोनों जो प्रोसेस हैं आपकी, ये होते हैं आपके जल की वजह, वाटर की वजह से, और एयर और बर्फ़, ये तीनों के द्वारा ये प्रक्रिया, बाहरी जो एक्टिविटी है जितनी भी इन तीनों के द्वारा होगी, ठीक है। यानी कि जो इंटरनल प्रोसेस होता है आपका, उसके द्वारा देखिए ऐसे ऐसे होता है प्रोसेस, ठीक है। और बाहरी जो प्रक्रिया उसको समतल करने की कोशिश करती है। धरती का एक बैलेंस की तरह है, ये एक चीज़ें बैलेंस की तरह, ये दोनों के दोनों प्रोसेस हैं। इनकी वजह से ही जितने भी पृथ्वी के स्थल रूप हैं, जितने भी लैंड फॉर्म है, वो सारे इन दोनों की वजह से ही है। इसमें इतना बेसिक ही बता रखा है, आगे आप जैसे जाएंगे तो हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद बता रखा है पर्वतों के बारे में, माउंटेन के बारे में। माउंटेन क्या चीज़ है देखिए, मैं आपको मैप से भी समझा दूंगा। माउंटेन के बारे में बता रखा है, पृथ्वी की सतह की प्रकृति, नेचुरल ऊंचाई, ठीक है। पर्वत का शिखर जो होता है छोटा होता है और बेस जो होता है वो चौड़ा होता है। जैसे कि आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे माउंटेन ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये इसका जो पीक हो गया, ठीक है, शिखर जो होता है पतला होगा यहाँ पर ऐसे, ये पीक हो गया उसका, और इसका ये जो बेस है, आधार जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसका जो ये बेस है ये चौड़ा हो गया, ठीक है। इसमें ऐसे दे रखा है कि 600 मीटर तक की जो हाइट है उसको हिल बोल देते हैं। हालांकि माना जाता है, अगर आप रेफरेंस बुक वगैरह में पढ़ोगे तो 1000 मीटर तक की जो ऊंचाई की होती है उसको हम पहाड़ी बोल देते हैं, हिल बोल देते हैं। उसके ऊपर जो एरिया होता है उसको हम माउंटेन बोलेंगे, ठीक है। ये पर्वतों के बारे में है। उसके बाद है जैसे जैसे ये ऐसे 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 ऐसे, इसको माउंटेन रेंज बोलेंगे। एक ही काल में जो विकसित होते हैं, हाँ, और ऐसे रेंज सी बन जाती है उनकी, बार 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 ऐसे ऐसे एक सर्कल समानांतर ऐसे ऐसे रेंज बन जाती है, इसको माउंटेन रेंज बोलेंगे, ठीक है। और जो आपको मैं बता रहा था उसमें जो मेन चीज़ें हैं पर्वतों में, आगे मैप से भी मैंने इसके जोड़ रखे, मैप से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मैप दे रखा है पर्वतों का, ये आप देख लीजिए, इसका पीक हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये इसका बेस हो गया। आगे हम वल्लित पर्वत, फोल्ड माउंटेन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये माउंटेन दिखा देता हूँ पूरे के पूरे। सॉरी, पर्वतों के जैसे इन्होंने दे रखा है कि माउंटेन रेंज में आपको बता चुका हूँ, समानांतर श्रृंखलाएं, ठीक है। जैसे कि बहुत सैकड़ों किलोमीटर तक ये फैले होते हैं। हिमालयन दे रखा है, ठीक है, माउंटेन रेंज है, एल्पस है, ठीक है, एंडीज है। इन तीनों की तीनों मैं पिक्चर के द्वारा आपको बता देता हूँ। ये आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए साथ साथ में। जैसे कि आप हिमालय का देखोगे, हिमालय माउंटेन ये है, ठीक है, ये इंडिया में है, नेपाल में है, ठीक है, इंडिया नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना का एरिया हो गया, ये हिमालय माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये कोई एक पर्वत नहीं है, ऐसे ऐसे करके रेंज बनी हुई है पूरी पूरी, ठीक है। इसको एशिया में बोलेंगे, अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखेंगे हिमालय माउंटेन रेंज एशिया में होगी। उसके बाद है एंडीज, जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ये एंडीज हो गई आपकी। ये साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पूरे में। चिली आ जाता है, अर्जेंटीना आ गया, यहाँ पर बहुत सारे देश आ जाएंगे यहाँ पर, एंडीज। उसके बाद है रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन,
रॉकी पर्वतमाला जिसको हम बोलते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अमेरिका आ गया, कनाडा आ गया, इसमें मैक्सिको आ गया, ठीक है। ये अल्पाइन है, ठीक है। और एल्पस, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एटलस है, ठीक है, ये अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और ये एल्पस है जो सबसे फेमस होते हैं, ये यूरोप में है, जहाँ पर फ्रांस हो जाता है, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली हो गया, ये सब देश आ जाएंगे, ठीक है। और ये यूराल माउंटेन है जो एशिया को और यूरोप को अलग करती है, यूराल माउंटेन होगी, फेमस आपकी ये होगी। ड्रैकन्स पर्वत आप देखोगे तो ये आ गया अफ्रीका के निचले हिस्से में। और एक फेमस है यहाँ पर ग्रेट डिवाइन रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, पूर्वी हिस्से में, ग्रेट डिवाइन रेंज, ठीक है। क्लियर हो गए, ये मेन मैंने आपको मैप के द्वारा बता दिए। आगे इसमें दे रखा है कि जैसे कि पर्वत हैं 3 तरह के हैं, ठीक है। पर्वत की जो वैरायटी है वो 3 प्रकार के होते हैं पर्वत, माउंटेन जो है 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है फोल्ड माउंटेन, जिसको हम वल्लित पर्वत बोल देते हैं, ठीक है, फोल्ड माउंटेन हो गया। दूसरा हो गया ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोत्थ पर्वत इसे बोल देते हैं हिंदी में। और तीसरे हो गए वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ये हो गए वल्लित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन और ये वॉल्केन माउंटेन, 3 तरह के हो गए। जो वल्लित पर्वत होते हैं, जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे धरती में आप जैसे हम जाएंगे ऐसे ऐसे ये चीज़ें, जैसे आप अगली कक्षाओं में पढ़ोगे, अर्थ ऐसे है, ये बाहर का एरिया आपका क्रस्ट हो जाता है, ठीक है, ये आपका मेंटल हो गया और ये आपका कोर हो गया, ठीक है। ये 3 है। यहाँ पर जो चट्टानों से बना हो, ये एक प्लेटों की तरह तैरते रहते हैं मैग्मा के ऊपर, जो मैग्मा बाहर से, उसी से फोर्स निकलते हैं आगे। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन का जो बनने का, फोल्ड माउंटेन कैसे होते हैं, फोल्ड माउंटेन ऐसे ऐसे होते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, फोल्ड की तरह ऐसे ऐसे होते हैं। इनको वल्लित पर्वत बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो शेप है मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे दिखा रखा है, ये फोल्ड माउंटेन है। क्रस्ट का जो ऊपर का एरिया ऐसे उठ जाता है ऊपर की तरफ। अब ये प्रेशर होते हैं, ये देखिए ये फोल्ड माउंटेन है, ये बहुत ही अच्छी शेप में आपको बता रखा है, ठीक है। नीचे से धरती से जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेटों का जो प्रेशर होता है उस हिसाब से बनते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पर, ये हिमालयन माउंटेन है हमारी, इसके बनने का कारण क्या है, जैसे कि ये इंडियन प्लेट है। आप अगले कक्षा में पढ़ोगे, जब मैं आपको आगे वाली एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा उसमें चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ये इंडियन प्लेट है और ये जो है ये यूरेशियन प्लेट है, यानी कि एशिया और यूरोप की जो प्लेट है। जैसे आप प्लेटें पढ़ेंगे जब हम उसकी बात करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक की, इंडियन जो प्लेट है ऐसे धक्का मार रही है यूरेशियन प्लेट को, और ये इस तरफ से है, दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है। जैसे फोल्ड की हम बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके फोल्ड, ठीक है, इस तरफ से भी धक्का लग रहा है, इस तरफ से ये इंडियन प्लेट बराबर इसको धक्का दे रही है। तो यहाँ पर ये इसके बनने की ये एक दिन में नहीं हो जाती, करोड़ों सालों में होती है। तो हिमालय ऐसे ही बना है, फोल्ड माउंटेन सारे के सारे ऐसे ही बनते हैं तकरीबन, जहाँ से प्रेशर पड़ता है फोल्ड के रूप में होते हैं। फोल्ड माउंटेन वही हो गया हिमालय, मैंने आपको बता दिया, एंडीज़ हो गया, रॉकी माउंटेन हो गया, ठीक है, ये सारे फोल्ड माउंटेन है। हमारे यहाँ सबसे पुराना अगर देखोगे आप, भारत की अरावली श्रृंखला, जो अरावली जो रेंज है, विश्व की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है। ये आप फैक्ट याद रख सकते हो, यहाँ पर सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, जो अपर्दन की क्रिया के कारण लगातार घिस गई है, ठीक है। उत्तर अमेरिका में अल्पेशियन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यूराल आपको बता दिया मैंने, पुराने वल्लित पर्वत हैं ये, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि सेकंड हम पढ़ रहे थे ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोत्थ पर्वत जिसे बोला जाता है। तो बहुत तरह के प्रेशर होते हैं धरती की तरफ से। इसमें क्या होता है कि धरती का एक हिस्सा, जैसे ये ऊपर की तरफ, जैसे आपको दिखा रखा है, ये ऊपर उठ जाता है और ये नीचे की तरफ धंस जाता है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ उठ गया प्रेशर की वजह से, वही लावा, मैग्मा, ये सब चीज़ों के प्रेशर होते हैं, दाब होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, और ये नीचे हो गया, ये फिर ऊपर उठ गया और ये फिर नीचे हो गया। तो ये जो हो गया इसे उत्खंड भ्रंश बोलते हैं। उत्खंड इसे भ्रंश आप बोलोगे, ठीक है, उत्खंड भ्रंश इसे बोल देंगे। और ये जो हो गया द्रोणी का भ्रंश हो गया,
ये जो हो गया द्रोणी का भ्रंश हो गया, जिसे ग्रेबोन बोल देते हैं, जिसे हम ग्रेबोन बोल देते हैं। क्लियर होगी यहाँ पर चीज़ें, जिसे हम ग्रेबोन बोल देंगे, ग्रेबन बोल देंगे। और इसे हम भ्रंशोत पर्वत बोल देंगे, भ्रंशोत पर्वत बोले, हॉर्स्ट बोल देंगे। ठीक है। और इसे जो नीचे वाला एरिया इसे ग्रेबोन बोल देंगे और इसे हॉर्स्ट बोल देंगे, ये ऊपर वाला उठा हुआ ये एरिया जो है। ठीक है। यहाँ पर इनको ये वैली बन जाती है, यहाँ पर भ्रंश कगार बन जाता है एक तरह से। जैसे कि विश्व मानचित्र में इन्होंने दे रखा है कि जो आगे इन्होंने उदाहरण दे रखा है, जैसे राइन घाटी है, राइन घाटी है। हमारे यहाँ कौन सी है? नर्मदा की घाटी ऐसी है। ठीक है। ऊपर की तरफ जैसे विंध्याचल आ गया, यहाँ पर जैसे मैं आपको इंडिया का मैप पढ़ाऊंगा वहाँ पर ये चीज़ें बता दूंगा। विंध्याचल आ गया, ठीक है। और ये सतपुड़ा आ गया, ये सतपुड़ा आ गया। यहाँ पर नर्मदा नदी है और यहाँ ताप्ती नदी है। ठीक है। ये ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। ये नीचे है, वैलियों में आ गया, नीचे घाटियों में चला गया। ठीक है। और ये सतपुड़ा ऊपर बीच में रह गया। ये हो गया उत्खंड भाग हो गया, हॉर्स्ट हो गया, और ये ग्रेबोन हो गया। नीचे का जो एरिया है इसे ग्रेबोन बोल देंगे। वर्ल्ड की तरफ इन्होंने बता रखा है कि वासजेज पर्वत, ठीक है, ये अमेरिका में है। वासजेज पर्वत, ऐसे ही एक पर्वत यूरोप में है। ठीक है। दूसरा है ज्वालामुखी माउंटेन, सॉरी जो वॉल्केन माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है, जो ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा बनता है, जो मैंने आपको बता रखा है। इसमें दे रखा है दो का इन्होंने उदाहरण दे रखा है। माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो कहाँ है? माउंट किलीमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। दूसरा है जापान का फ्यूजियामा, ये यानी कि एक तरह से वॉल्केन है ये, और अब ये पर्वत का रूप ले चुके हैं। ठीक है। ये दोनों पर्वत का रूप ले चुका है। इनमें ये प्रोसेस भी आपको दे रखा है, जैसे ये आप इस पिक्चर से आप समझ सकते हो। जैसे ये अत्यधिक दाब के कारण मैग्मा, जिससे धरती के अंदर आता है तो इसे मैग्मा बोलते हैं। धरती के बाहर जब ये आ जाता है तो इसे लावा बोलते हैं। ठीक है। इसके निकलने का ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। पहले शुरुआत में ऐसे है, प्रोफोस्ट हुआ कहीं से, फिर ऐसे आगे बढ़ता चला गया, ऐसे 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 करके, जैसे इसमें भी आगे दे रखा है ऐसे। फिर यहाँ पर शंकु का आकार बन जाता है, ये बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, ऐसे ऐसे करके पूरा पर्वत बन जाता है। ये इसका शंकु हो गया। यहाँ से लगातार निकलता रहता है, ज्वालामुखी से राख निकलती है, भाप निकलती रहती है, गैस निकलती रहती है। ठीक है। ये लावा दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। ये शंकु का आकार बन गया है यहाँ पर पूरा। इन्हें वॉल्केन माउंटेन बोलेंगे, वॉल्केन माउंटेन। ठीक है। ऐसे। और लावा से जो निकलता है, दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता दूं मैं, लावा ठंडा ऐसे ग्रेनाइट बन जाता है इससे। एक बेसाल्ट, अगर लंबे एरिया में पठार के ऊपर इसका प्रसार हो जाता है तो बेसाल्ट रूप में होता है, बेसाल्ट। और उसके आगे टूटने फूटने से बनती है काली मिट्टी, काली मिट्टी। जैसे हमारे यहाँ काली मिट्टी का दक्कन के पठार में, आगे पठार में आपको चीज़ें बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो ये 3 तरह के माउंटेन है आपके। ठीक है। फिर आगे इसमें दे रखा है कि पर्वत हमारे लिए लाभकारी क्यों होते हैं। पर्वत बहुत सारे लाभकारी होते हैं, ये तो है ही। एक तो ग्लेशियर होते हैं भाई, वहाँ पर हमारी नदियाँ सदाबहार रहती हैं। ठीक है। दूसरा पर्वतों का जल उपयोग, सिंचाई, हम वहाँ पर बांध बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके नदियों पर रोक के हमने बांध बना दिए। ठीक है। और दुनिया भर के पेड़ पौधों से ईंधन मिलता है, चारा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और दुनिया तरह की चीज़ें मिलती हैं। क्लियर होगी चीज़। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आगे हम बढ़ेंगे। जैसे इन्होंने दे रखा है यहाँ पर ये पर्वत आपके हो गए, और एक चीज़ सॉरी पठार रह गया आपका। पठार को हम बोलेंगे प्लेट्यू। ठीक है। पठार जो है आपका वो हो जाएगा प्लेट्यू में आ जाएगा आपका। प्लेट्यू में आ जाएगा, जैसे प्लेट्यू में आ जाएगा। ठीक है। पठार, ये आपका पठार हो गया। पठार कैसा है? जैसे कि पर्वत के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा, मैं आपको सिंपल उसमें दिखा देता हूँ। ये आपने पर्वत देखा है, ठीक है। ये तो ज्वालामुखी के बारे में इसका बता रखा है। जैसे कि ये इसका पीक हो जाता है, आपको पता, ये इसका बेस हो गया। क्लियर हो गया। इसका जो पीक है वो तीखा होता है, यानी कि शिखर जो है पतला होता है और जो बेस है वो चौड़ा होता है। ठीक है। अगर आप इसमें देखो, प्लेटू में देखो, पठार में देखोगे तो यहाँ पर ये ऐसे होगा। इसका जो पीक है वो सपाट होता है, सीधा सपाट हो गया, ऐसे हाइट पर जाकर समतल। और जो ढाल है इसका, ये खड़ा होता है। ढाल जो होता है बिल्कुल खड़ा होता है, यहाँ से सीधे, जैसे वाटरफॉल वगैरह जो बनते हैं वो आगे मैं आपको बता दूंगा इसमें। ये हो गया। ठीक है।
इसमें ये प्रोसेस नहीं दे रखा कि प्लेटू बनते कैसे हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। छठी क्लास की एनसीईआरटी में आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो पठार ऐसा होता है जिसके ऊपर का जो है वो मेज की तरह होता है, एक सपाट हो जाती है भूमि, ठीक है। ये कई सौ किलोमीटर तक हो जाते हैं। पुराने पठार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ दक्कन का पठार है, इंडियन में मैं आपको बताऊंगा, इंडिया का मैप जो बताऊंगा, दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या का पठार दे रखा है अफ्रीका में, तंजानिया का भी वहीं पर है, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पठार है। तिब्बत का पठार, ये मैप से मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है पूरे वर्ल्ड का, ये आपको पता ही होगा। यह तिब्बत का प्लेटू हिमालय के पार सबसे हाइट पर है ये, क्योंकि यहाँ से पहली हाइट इस तरफ से ज़्यादा है, ठीक है। तिब्बत का पठार सबसे अधिक ऊंचाई पे। और ये जो केन्या का, युगांडा का, ये सब बता रहे हैं वो यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया का इस तरफ है। हमारे दक्कन का पठार कहाँ है? दक्कन का पठार, ये पूरा दक्कन का पठार है इसके अंदर, जहाँ ब्लैक सोयल पाई जाती है आपकी। क्लियर होगी चीज़ें? और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दे रखी हैं, थोड़ी सी डाटा हम क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे इसमें आगे दे रखा है दक्कन का पठार, ये आगे आपका तिब्बत के पठार के बारे में दे दिया। उसके बाद दे रखा है कि जो प्लेटू होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि उनसे खनिज मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं भाई वहाँ पर। जैसे आपको पता ही होगा हमारे जो है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, बहुत फेमस है कोल के लिए, आयरन ओर के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ छोटा नागपुर का पठार के बारे में दे रखा है, जहाँ से लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, मैगजीन के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारों में सब जगह ऐसे ही है। अफ्रीका में सोना निकलता है पठारों से, हीरे की खाने, ठीक है। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात, वाटरफॉल होते हैं भाई, बहुत सारे वाटरफॉल हो सकते हैं, क्योंकि सपाट होता है, सीधा ऊपर से सपाट है, और सीधे जो ढाल होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट दे रखा है, जो क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है, इंडिया का जो मैप दिखाऊंगा जब भी मैं आपको बता दूंगा, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल है। स्वर्ण रेखा, ये आपको फैक्ट याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, फैक्ट याद रखना है आपको। दूसरा है, ये बहुत फेमस है, शायद आपने सुन भी रखा होगा, कर्नाटक में है, जोग जलप्रपात, जोग वाटरफॉल, इसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोल देते हैं। ये कौन सी नदी पर है कर्नाटक में? शरावती नदी पर, शरावती नदी पर, ठीक है। काली मिट्टी, लावा का बता ही रखा मैंने आपको, चीज़ फैक्ट क्लियर कर रखा है, लावा के पठार में काली मिट्टी पर चलता है, ठीक है। उसके बाद है गया आपका जैसे कि मैदान, प्लेन एरिया रह गया आपका प्लेन। मैदान समतल भूमि के हैं, ठीक है। 200 मीटर का इन्होंने दे रखा है कि 200 मीटर से ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती है, ऐसे समतल होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो आता ही है, ठीक है, ऐसे समतल होते हैं। पठार ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे पठार ऐसे होते हैं, ठीक है। पर्वत ऐसे हो गए आपके, ठीक है, पर्वत ऐसे हो गए। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि जो मैदान है, मैदानों के बारे में बात करेंगे। मैदान कैसे बनते हैं? जैसे नदियाँ हैं जो अपने द्वारा ढालों से ऊपर से बहती हुई नदियाँ, अपरदित, ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, ऊपर से अपरदित करती हुई पत्थर लाती हैं, बालू, सिल्ट, वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर से इरोशन हुआ आपका, ये आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर हो गया डिपोशन, यहाँ आपका डिपोशन हो गया, ठीक है। यहाँ से मिट्टी, पत्थर, बालू, सिल्ट, ये सब चीज़ें लेके और यहाँ मैदानों में छोड़ दिया। मैदान ज़्यादातर उपजाऊ एरिया होता है, ठीक है। और बांगर खादर वाला हम दोबारा आगे उसमें पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। मैदानों का यही चीज़ बता रखी है इन मैदानों के बारे में। समतल एरिया होता है पूरा का पूरा, आपको पता ही है, 200 मीटर से ऊपर हाइट नहीं होती। नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी गाद लाई जाती है वो मैदान में उड़ेल दी जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या के स्पॉट ये होते हैं, जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती है, क्योंकि परिवहन के साधन होते हैं वहाँ पर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के जितना भी वो बनाने आसान होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, चीन में यांगतेसी मैदान है इसके प्रमुख उदाहरण। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर पाई जाती है। मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है। मकानों के लिए, खेती के लिए सबसे उपजाऊ भूमि यहाँ पर मिल जाती है आपको, जो पहाड़ों वगैरह में इतनी नहीं मिल पाती, पठार वगैरह में नहीं मिल पाती। पठार वगैरह में तो है ही आपका मिनरल्स वगैरह के लिए खनन वगैरह होते हैं, और पहाड़ी एरिया में जीवन वैसे ही दुर्भर होता है रहने के लिए, ठीक है। स्थल रूप और लोग में भी यही चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। पर्वतीय जीवन जो है कठिन होता है, मैदानों में आसानी से फसलें भी अच्छी होती हैं, ठीक है। सड़कें बनाना, घर बनाना आसान होता है वहाँ पर रहने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि जैसे प्राकृतिक आपदाएं जहाँ पर जाती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत से विनाश कर देते हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। फिर तो ये पर्यावरण से रिलेटेड आपकी चीज़ें आगे, ठीक है।
आगे इन्होंने मैप के द्वारा, ये आपके अभ्यास के प्रश्न आ गए। मैं आपको एक बार थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ। मैप में जो चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं, प्लेन का एरिया रह गया था, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ आगे ऊपर। ये आपका, यहाँ से आप इसको मैप को देख सकते हो इंग्लिश में। ये दोबारा ये आपकी माउंटेन है, ठीक है। ये आपका प्लेटू है, देखिए खड़े ढाल वाला है, प्लेटू है आपका, ठीक है। ट्रिब्यूटरी सहायक नदी होगी, ट्रिब्यूटरी सहायक नहीं, मेन नदी रिवर हो, ये होगी आपकी, ठीक है। ये डेल्टा हो गया, ये लेक होगी जो चारों तरफ से ऐसे बंद होती है लैंड एरिया से। ये पेनिनसुला हो गया, प्रायद्वीप हो गया। इथुमस हो गया स्थल संधि, जहाँ बहुत पतले से एरिया से स्थल से जुड़ा होता है एरिया, और जल जहाँ पतले से जल से एरिया से दूसरी राशि जल की जुड़ी होती है उसे स्ट्रेट बोल देते हैं। ये आइलैंड हो गया, जैसे समुद्र के बीच में ऐसे एरिया हो जाए उसे आइलैंड बोल देंगे, और जो झील होगी वो लैंड के बीच में होगी ऐसे, ठीक है। प्लेन एरिया आपका ये हो गया। प्लेन एरिया हमेशा ग्रीन में दिखाया जाता है, आपको पता ही होगा, समतल एरिया, क्योंकि ठीक है। उसके बाद हो गया आपका हिल एरिया दिखा दिया, पहाड़ी एरिया है। ये माउंटेन रेंज होगी, ये आपकी माउंटेन रेंज हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। मैप से आप खुद देख सकते हो, दोनों के दोनों मैप मैंने आपको लगा दिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और एक और चीज़ है, मैं थोड़ी सी साथ में क्लियर कर देता हूँ, जो इसमें ये चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़े से फैक्ट आपको बताता हुआ चलूँगा। अगर आप एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ हमारे साथ कर लें, मुझे नहीं लगता आपको रेफरेंस बुक की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, अगर आप खुद से लिख लोगे जो मैंने आपको अभी कराया है एनसीईआरटी में, ठीक है। और ये जरूर कर लेना भाई, ये साथ साथ में जरूर कर लेना, ये वाले, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। आपको एक एक आंसर मिल जाएगा अगर आपके पास एनसीईआरटी तो मैंने बताई रखी है सारी की सारी, ठीक है। क्लियर होगी चीज़? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।